कहा जा रहा है कि बार बार चुनाव करवाने में खर्च, आचार संहिता लगने से कामकाज प्रभावित होने और सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि जानकार इस फैसले के पीछे वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक कारण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मतदाता आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय पार्टी को वरीयता देना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध होना भी शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बिना डिस्कशन के एक तरफा फैसले ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने रामनाथ कोविंद के कमेटी का अध्यक्ष बनाने का भी विरोध किया और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के फैसले से मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक में भी हलचल दिखी। गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करा सकती है और विपक्ष को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये फैसला INDIA गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया। इंडिया से डरे हुए ये लोग बौखला गए हैं, डर है, उनके मन में डर है, इसलिए दर दिन एक नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। संजय राउत ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी गठबंधन से डर गई है और चुनाव टालने की साजिश रच रही है। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे धकेलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। इंडिया गठबंधन वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट को साजिश बता रहा है, तो विपक्ष का एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो दावा कर रहा है कि ये फैसला लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे। हालांकि INDIA गठबंधन और NDA दोनों से दूरी बनाकर चल रही BSP के सांसद मलूक नागर ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया। अंतिम फैसला तो कुमारी बहन मायावती लेंगी। जहां तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात है, तो एक चुनाव एक देश, जिसमें देश के लोगों का समय बचे और पैसा बचे, इस पे तो हम भी ये चाहते हैं कि ये सही बात है। फिलहाल केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कमेटी बनाने के फैसले का बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने तर्क दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी रुकेगी। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। वहीं असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमेटी बनाने के फैसले को PM मोदी की तरफ से देश की जनता को गिफ्ट बताया। Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amrit Kal. उन्होंने उम्मीद जताई कि कमेटी के सुझावों पर संसद और प्रधानमंत्री उचित फैसला लेंगे। बीजेपी ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों ने भी केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया और दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो विकास कामों में तेजी आएगी, क्योंकि इससे चुनाव खर्च के काफी पैसों की बचत हो सकेगी। इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। वहीं लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में कई टेक्निकल अड़चनें आएंगी जिनको वक्त रहते ठीक किए जाने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चनें भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक देश एक चुनाव के कदम का स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी तारीफ की। वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। L1 मिशन के लॉन्च से पहले आज इसरो चीफ ने मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा की। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले आज इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी टीम के कई साथी भी मौजूद रहे। आदित्य L1 के लॉन्च के बाद इसरो का पूरा ध्यान गगनयान मिशन पर होगा। जानकारी के मुताबिक गगनयान का ट्रायल मिशन अक्टूबर में हो सकता है। गगनयान मिशन के तहत भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही राज्य में यूसीसी पर काम किया जाएगा और इसी साल के अंत तक यूसीसी लागू होगा। चांद के बाद अब इसरो सूरज से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन कुछ ही घंटों में लॉन्च करने वाला है। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है जो कल सुबह ठीक 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए लॉन्च व्हीकल PSLV XL का इस्तेमाल किया जाएगा। आदित्य L1 यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां से सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख पाएगा। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे, जिसमें 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। पेलोड के जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर का अध्ययन किया जाएगा, यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपर की सतह का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य यान का लैग्रेंज पॉइंट 1 की कक्षा में स्थापित होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली अंतरिक्ष में मौजूद पहली भारतीय लेबोरेटरी भी होगी, जिसके जरिए सूरज से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश होगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती से सूर्य की जांच करने में कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन अंतरिक्ष से ये आंकड़े आसानी से जुटाए जा सकेंगे। It will observe, stay in that orbit, and it will observe the sun for 24 hours without any obstructions of our day and night. वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सूर्य की प्रक्रिया को समझने से ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। How the energy is getting generated continuously from the sun, and if we can adopt same type of chemical reaction to do in here in the ground, so it will can help the humankind basically. आदित्य L1 के कक्षा में स्थापित होने के बाद करीब 1 महीने तक उसके उपकरणों की जांच की जाएगी और उसके बाद आदित्य से तस्वीरें लेने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा, जो दिन और रात यानी 24 घंटे चलेगा। बताया ये जा रहा है कि अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जिसकी कक्षा में रखी गई कोई छोटी वस्तु स्थिर बनी रहती है और अंतरिक्ष यान भी कम ईंधन की खपत के साथ वहां बने रह सकते हैं। लिहाजा सूरज से जुड़ी जानकारियों को जुटाने के लिए भेजे जा रहे आदित्य यान को इसी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में रखा जाएगा, जहां तक पहुंचने में करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। इस बीच इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि उनकी पूरी टीम आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। So we are just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. So tomorrow we have to start the countdown for day after tomorrow launch. इसरो प्रमुख के मुताबिक आदित्य की लॉन्चिंग को लेकर जो प्लानिंग की गई है वो ठीक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Zee News।